हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स योर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनूप द्विवेदी और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के आईपीसीज़ के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने 1 से लेकर 511 के बीच जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको डिस्कस किया था। उसके लिए ट्रिक्स बताए थे याद करने के लिए और बताया था कि किस तरह की धाराएँ एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। जैसे कि सभी एग्ज़ामिनेशंस के एडमिट कार्ड जारी होते जा रहे हैं, तो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी आपकी चल रही होगी। आशा करते हैं कि अच्छी तैयारियां चल रही हैं और इसी तरह से हम तैयारी करते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर के। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के हम वीडियो में डालते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं कंसिस्टेंट वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। अब कंसिस्टेंट वीडियोस पड़ेंगी। तो आज हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में, जो कि 1 से लेकर 484 धाराओं के बीच में जो भी महत्वपूर्ण धाराएं जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, प्रैक्टिस सेट से मिलाई हुई हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी देख करके पूरी तैयारी कर सकें। तो देखिए, तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में। अगर आपने आईपीसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर के आईपीसी भी देख लीजिए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इसी को हम कहते हैं सीआरपीसी, ठीक है, जो 1973 में आया, राष्ट्रपति द्वारा लिया गया, स्वीकृत किया गया 25 जनवरी 1973 में और 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया, ठीक है। इसमें कुल 37 अध्याय और 484 धाराएँ हैं। देखिए, पहले 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी महत्वपूर्ण धाराएँ हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद 100 से 200 के बीच में, फिर 200 से 300, फिर 300 से 400 और 400 से 484 के बीच में। इस तरह से 5 टर्म में आप जो भी महत्वपूर्ण धाराएँ हैं उनको याद कर लेंगे, जिस तरह से हमने आईपीसी याद किया था। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखिए। तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की बात अगर हम करें तो सबसे पहले 2A के कई पार्ट्स होंगे इसमें, और इन पार्ट्स को भी आसानी से याद करने का तरीका है। जैसे सबसे पहले जमानती अपराध है, बाइलेबल ऑफेंस है, ठीक है। इसको 2A में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले सबसे पहले जमानत वाला अपराध आएगा, उसके बाद संज्ञेय अपराध होगा, ठीक है, कॉग्निशनल ऑफेंस। तो इसको परिभाषित किया गया है 2C में, 2B छोड़ कर 2C में आ गए। उसके बाद 2D लगातार है, 2D में कॉम्प्लेंट्स हैं। अब उसके बाद क्या होता है, संज्ञेय अपराध के बाद हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट देते हैं कि भाई कंप्लेंट कर दो, मैं कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद कंप्लेन के बाद क्या बैठती है, तो इंक्वायरी बैठती है, ठीक है, 2G। डी के बाद ई को छोड़ के जी। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 2H में देखिए, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इंक्वायरी के बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो 2H में इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद धारा संहिता 2I की बात करें तो उसके बाद इसमें असंज्ञेय अपराध होंगे, ठीक है, असंज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, इन कंप्लेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये तो ऐसे याद रहेगा, DGH। उसके बाद आई में नॉन कॉग्निबल ऑफेंस आ जाएगा, असंज्ञेय अपराध आ जाएंगे। उसके बाद एन की बात करेंगे, LHIJKL, एम को छोड़ के एन है, धारा N 2N में क्या हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ अपराध आएंगे, ठीक है, जो भी अपराध होंगे, ऑफेंस होंगे, उनको परिभाषित किया गया है। उसके बाद 2O की बात करेंगे हम, NO की बात करेंगे। इसमें क्या है, तो O से क्या होता है भाई, तो ऑफिसर इंचार्ज। O से क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2R की बात करेंगे तो 2R में पुलिस रिपोर्ट, R से रिपोर्ट होता है, R से हम याद रखेंगे, ठीक है ना, अच्छा ट्रिक। उसके बाद S की बात करेंगे, 2S में क्या होता है, पुलिस स्टेशन, S से स्टेशन होता है और पुलिस स्टेशन को इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया में जो भी अनुसूची अपराधों को वर्गीकृत से संबंधित है, ठीक है। प्रथम जो अनुसूची है इसकी, प्रथम जो शेड्यूल है वो वर्गीकरण से संबंधित है, मतलब इसमें अपराधों को वर्गीकृत किया गया है, इसके लिए अपराध है, उसके लिए अपराध है। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता यह है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, ठीक है। न्यायपालिका मतलब जहाँ न्याय मिलता है और जिसमें कार्य किया जाता है कार्यपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में डिफरेंस जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में बताती है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में 2X आता है। तो
एक्स जो है 2 जो है वो वारंट जारी करता है, ठीक है, वारंट को परिभाषित करता है, जो भी वारंट वाले केस होते हैं उनके बारे में बताता है। तो जैसा मैंने बताया कि 2x जो है वो वारंट को बताता है। इसमें वारंट जारी करना किसके अनुसार होता है, वारंट का मामला वह होता है, क्या होता है वारंट का मामला, तो जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सज़ा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है, ठीक है। वारंट में क्या क्या होता है, तो मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है और 2 वर्ष से अधिक की कोई भी सज़ा होगी वो 2x में आएगी, 2x में डिफाइन की गई होगी, ठीक है। अब 2 के बाद सीधे हम आते हैं 24 पे। धारा 24 जो है वो उपधारा 3 के अनुसार है, ठीक है, उपधारा 3 के अनुसार है। 24 की उपधारा 3 के अनुसार क्या है, तो प्रत्येक जिले में एक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति का राज्य सरकार के पास होती है। राज्य सरकार जो है, इसमें डिफिनीशन है कि राज्य सरकार जो है धारा 24 की उपधारा 3 के अनुसार हर एक ज़िले में एक अभियोजक नियुक्त करता है, ठीक है। अभियोजक मतलब जो योजनाओं को देखता है, जो मतलब पुलिस से संबंधित योजनाओं को देखता है। उसके बाद 24 के बाद 29, धारा 29A क्या के अनुसार है, तो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है जिसके अंडर में 7 वर्ष तक के कारावास का आदेश दे सकता है, ठीक है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो धारा 29 के अनुसार 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। उसके बाद 29 के बाद 36, देखिए बहुत सेलेक्टेड धाराएँ इसमें आए, जितनी भी CRPC से बहुत सेलेक्टेड हैं। तो CRPC 36 कहता है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति होती है वो किस तरह से वर्गीकृत होती है, किस तरह से डिफाइंड होती है, ये बताता है धारा 36। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 जो है, धारा 39 कहती है कि कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा किए जाने से संबंधित है। कुछ ऐसे अपराध है जो जनता होती है, जो एक इंडिविजुअल ना होते हुए कई लोगों के द्वारा की जाती है, वो बताती है धारा 39, ठीक है। उसके बाद 41 और 41C बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित होता है। और 41C जो है इसी का एक पार्ट है। इसमें प्रत्येक ज़िले में एक पुलिस नियंत्रक कक्ष यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम होता है, ठीक है। 41C से कंट्रोल रूम, और 41 हर एक ज़िले में एक कंट्रोल रूम रहना चाहिए। और 41 क्या है, तो इसमें बिना वारंट के कोई भी अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद 41D जो आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से, यानी कि वो अपना एक लॉयर रख सकता है, किसी भी लॉयर को रख सकता है जो कि उसका लिए केस लड़ेगा और उसे बाइज्जत बरी कराएगा अगर वो निर्दोष है तो, और अगर वो दोषी है तो उसे दोषी ठहराएगा, जो भी हो, मतलब एक वकील अपने लिए रख सकता है। वो किस में आता है, धारा 41D में, ठीक है। आप डी से डिफेंस कह सकते हैं, नहीं कहते हैं डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर कौन रख रहा है, तो डी से डिफेंस, 41D डिफेंस। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता धारा 45 क्या कहती है, तो सशस्त्र बलों आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है। इसमें सदस्यों की गिरफ्तारी में संरक्षण, मतलब कोई सशस्त्र बल में किसी से गलती हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद 45 के बाद सीधे 48 है। धारा 48 कहता है कि पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए पदीकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने से प्रयोजन से भारत में किसी स्थान पर उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है, मतलब पीछा करना। 48 सीधे कहता है पीछा करना। भारत किसी भी क्षेत्र में अगर वारंट जारी हो गया तो पुलिस आपका पीछा कर सकती है, धारा 48 से डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद धारा 57 क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी होता है। मतलब कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो धारा 57 यह कहती है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको 24 घंटों के भीतर आप 24 घंटे की रिमांड पे ही रख सकते हैं, केवल 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। उसको सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा कि इसने ये गुनाह किया है और इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद धारा 58 क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत पुलिस जो है एक स्टेशन में भार साधक अधिकारी का दायित्व है कि अपने थाने में बिना वारंट किए गए व्यक्तियों की सूचना जिलाधिकारी, दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM को देंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है तो बिना वारंट के अगर गिरफ्तार हुआ है तो धारा 58 कहता है कि आप इसकी जानकारी सबसे पहले या तो SDM को दीजिए या जो भी दंड देने वाले अधिकारी होते हैं उनको दीजिए, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं। उसके बाद 58 के बाद हम 77 की बात करें, अभी सब 100 के अंदर ही है ये धारा। दंड प्रक्रिया संहिता 77 कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट कहीं भी दिया जा सकता है अगर वो भारत के अंदर आपने ऑफेंस किया है तो, अपराध किया है तो, ठीक है। 77 ये कहता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है
जैसे जब किसी अभियुक्त को एक जिला की पुलिस द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिला में ले जाया जाता है, यानी कि किसी अभियुक्त मतलब जो भी है ऑफेंस किया, अपराध किया है, उसको एक जिला की पुलिस द्वारा दूसरे न्यायालय की मतलब न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिला में ले जाया जाता है, तो उसको ट्रांजिट डिमांड कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिट डिमांड याद रखिएगा, ट्रांजिट डिमांड कहते हैं। उसके बाद 77 के बाद हम धारा 82 की बात करेंगे। तो 82 के अंतर्गत क्या होता है, तो जो भी फरार व्यक्ति होते हैं उनके हाजिर होने के लिए जो भी कानून वगैरह लगाए जाते हैं, या उनको जो भी उन पे केस वगैरह किए जाते हैं, या जो भी उन पे रकम वगैरह रखी जाती है, सब धारा 82 डिफाइन करता है। ठीक है, 82 के बाद 83 पे आते हैं। तो धारा 83 कहता है कि जो भी फरार व्यक्ति है उसकी संपत्ति की कुर्की से संबंधित, यानी कोई मान लो कि कुछ करके फरार हो गया है, तो उसके पीछे वो क्या संपत्ति रखा हुआ है उसको छोड़ के गया है, तो उसकी कुर्की यानी कि उसको ले लेना, उसको जब्त कर लेने से मतलब है। ठीक है, उसके बाद धारा 97 क्या कहता है, तो इसमें प्रावधान है कि प्रत्यक्षीकरण एक रीट के समान है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाना, किसी भी चीज़ को सामने लाना एक रीट के समान होगा, ये धारा 97 कहता है। और फिर धारा 97 ए क्या कहता है, यानी कि धारा 97 एक क्या कहता है, इसमें एक का ख का कम होगा, इसमें 1 2 3 करके होगा। तो कोई भी अंतर्गत मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मीडिया प्रथम श्रेणी में विरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु जारी कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं या जो भी दंडाधिकारी होते हैं, बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो सब प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहले व्यक्ति की तलाश हेतु एक वारंट जारी करता है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें देख लीजिए, वो क्या है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला सूचना मिलती है कि संभावना है कि कोई व्यक्ति जो है वो कुछ भंग करेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम करेगा, तो उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 107 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए अंदर भरने का आदेश दे दिया जा सकता है। ठीक है, उसको बंधक बनाया जा सकता है 1 साल के लिए। अगर ऐसा होता है कि मान लो कि कोई गुनाह करने वाला है, किसी चीज़ को करने वाला इस चीज़ का भनक मिल जाए, मतलब उसका पता चल जाए पहले ही, संभावना लगे तो ये था 97 1 तक। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी धाराएं पढ़ी, 100 से लेके 100 से लेके 1 से लेके 100 के बीच में। तो सबसे पहले 2 के पार्ट्स थे, 2A था, 2C था, 2D था, 2E छोड़ के 2G था, H था, L था, N था, O था, O P R था, S था और X था। ठीक है, उसके बाद हमने 24 के बारे में पढ़ा, फिर धारा 24 के बाद हमने धारा 29 के बारे में पढ़ा, फिर धारा 29 के बाद हमने धारा 34 के बारे में, फिर 38, फिर 41, और 41 के बाद हमने 41 के बाद किसके बारे में पढ़ा था, 48 के बारे में, 48 के बाद 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद 77, 77 के बाद 82, 82 के बाद 83, 83 के बाद 97। तो इनको एक जगह पे नोट करके आप कोड की तरफ भी याद कर सकते हैं। अब देखिए 100 से 200 के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं होने वाली हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है धारा 125, ये भरण पोषण से के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भरण पोषण मतलब आपको पता ही होगा किसको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद धारा 125 का ए, इसी का ए जो है घ पार्ट है, पुत्र और पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण से जिम्मेदार है। मतलब 125 का ये पार्ट है, मतलब उनको सक्षम नहीं है, तो माता पिता सक्षम नहीं है तो पुत्र और पुत्री दोनों उनका भरण पोषण करेंगे। ठीक है, 125 के अंतर्गत और भी कुछ आता है, जैसे पत्नी संतान माता पिता और भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो घर की कोई एक सदस्य जो है न्यायालय द्वारा वो भरण पोषण करेगा उनका। ठीक है, कोई भी एक सदस्य होगा, चाचा चाची मामा मौसी कोई भी। ये धारा 125, यानी कि 100 से लेके 200 के बीच में सबसे पहले धारा 125 आया, जो भरण पोषण, याद रखिएगा, भरण पोषण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद धारा संहिता 144 है। ठीक है भाई, 144 आईपीसी में भी था। इसके अंतर्गत खतरे या उपताप अवरोध रोकने के लिए मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। किसी तरह का खतरा हो तो इस चीज़ को रोकने के लिए मतलब पुलिस को जो भी है वो आदेश देने का काम जो है मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह या राज्य सरकार जो है वो देती है धारा 144 से। ठीक है, आईपीसी में धारा 144। फिर धारा 151 के अंतर्गत अगर हम बात करें, धारा 144 के बाद धारा 151 की बात करें, तो इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने से एक गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अभियुक्त को गिरफ्तार उसके पहले ही कर सकती है। कोई भी संभावना हो कि हाँ ये कहीं पे किसी का मर्डर करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है, तो उसको पहले ही वो उसको अपने हिरासत में लेकर के रख लेगी ताकि वो अपराध ना हो। इसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि इसके लिए अब वो पूछेगा नहीं
मजिस्ट्रेट से या एसडीएम से किसी से भी भाई इनको हम गिरफ्तार करने चाहिए नहीं। 151 के बाद 152 की बात करें तो इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण कर सकती है। ठीक है, लोक संपत्ति मतलब कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उनका जो निवारण होता है, ठीक है, उनकी सुरक्षा जो है होती है वो कर सकती है धारा 152 के अंतर्गत। उसके बाद 152 के बाद 154 आता है। देखिए 144 से स्टार्ट 125 144 151 52 ये सब 50 के बाद इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध के में दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि एफआईआर से रिलेटेड होगा तो धारा 154। उसके बाद किसी स्त्री पर अम्ल फेंकने धारा 326 का, और स्त्री की लज्जा भंग करने धारा 354, और ये रेप केस वगैरह धारा 376 जैसे अपराध के लिए एफआईआर जो होता है वो किसी भी महिला अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा, यानी कि ये किसी भी फीमेल जो कांस्टेबल होती है उनके द्वारा लिखा जाएगा। ये भी धारा 154 से ही रिलेटेड है, और ये सारी आईपीसी हैं जो भी 326 है 376 है 354 है। ठीक है, ये याद रखिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो दंड प्रक्रिया संहिता में हमको लग रहा है कि इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ होगा, जैसे हम देख लेते हैं 154(3) के अनुसार क्या होता है। तो धारा 154(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण व्यथित है तो वह सूचना का साथ डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। यानी कि धारा 154 के अनुसार डिफाइंड है कि आप अगर पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते हैं, डर रहे कि भाई इनके लिए हम कुछ कहने जाएंगे तो हमको गोली मार देंगे, हमको कुछ कर देंगे, तो आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस अधीक्षक को आप पोस्ट कर सकते हैं, ये डिफाइन है धारा 154(3) में ग में। उसके बाद धारा 154 के बाद 164 के अंतर्गत क्या होता है, तो जो भी स्वीकृतियाँ होती है, कथन होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के, वही सभी अभिलिखित करेगा। मतलब कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जज द्वारा दिए जाते हैं, या फिर जो भी स्वीकृति दी जाती है कि हाँ ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, वो सब धारा 164 में डिफाइंड है। ठीक है, फिर उसके बाद धारा 167 होता है। धारा 167 में पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृति की जा सकती है। मतलब इसमें पुलिस अभिरक्षा जो भी है वो 15 दिनों की स्वीकृति दे सकता है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं देता है। 167 के बाद 172 है। इसमें अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी केस डायरी से संबंधित है। ठीक है, केस डायरी धारा 172, केस डायरी धारा 172। ठीक है, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता धारा 173 आता है। तो जो भी रेप केस वगैरह होगा इसे सब संबंधित अधिकारी पुलिस अधिकारी द्वारा एक अन्वेषण 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। यानी कि जो भी उससे इन्वेस्टिगेशन होगा वो 2 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। और उसमें जो भी संशोधन होगा, ये संशोधन हुआ था 2018 अधिनियम 2018 अमेंडमेंट 2018 में इसका संशोधन हुआ था कि 2 महीने के अंदर उसको सज़ा मिल जानी चाहिए जो भी रेप किया होगा। ठीक है, ये धारा 173 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद धारा 174 की बात करें तो इसमें जो भी आत्महत्या आदि पर पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट करने से संबंधित है। ठीक है, अब बाई रेप केस के बाद आत्महत्या यानी कि सुसाइड की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अध्याय 21 का अध्याय की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीआरपीसी नहीं है। यह 21 का में धारा 265 का है और धारा 265 है। इसमें अभिवाक सौदबाजी से संबंध में प्रावधान रखता है। ठीक है, 265 का 265 यह अभिवाक सौदबाजी याद रखिएगा, अभिवाक सौदबाजी से रिलेटेड रखता है। ये धारा 21 का नहीं है, ये अध्याय 21 का है। ठीक है, 37 अध्याय में से अध्याय 21 का है 174 आत्महत्या से। और थोड़ा सा इसमें कुछ देख लेते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रवर्तन 1 सितंबर 1972 को हुआ था। ठीक है, 1872 का प्रवर्तन जो है वो 1 सितंबर को हुआ था। ये डेट आप याद रखना है 1872 को। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब क्या कहते हैं उसको, आई विटनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। जेम्स स्टीफन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन में जेम्स स्टीफन से रिलेटेड किया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो प्रारूप था वो जेम्स स्टीफन ने दिया था। उसके बाद RM मालकानी बनाम महाराष्ट्र, ये सब क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RM मालकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। यानी कि ये दस्तावेजी साक्ष्य में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, उसको
एक विटनेस भी माना गया है। ठीक है, कौन सा है? RM मलकानी। RM AR रहमान होते हैं, तो AR रहमान गाना गाते हैं, टेप में रिकॉर्ड होता है, तो आप लिख सकते हैं RM मलकानी, वैसे महाराष्ट्र, और AR रहमान महाराष्ट्र में गाना गाते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रेस जेस्टे का सिद्धांत ये है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में लिपिबद्ध किया गया है। आर जेस्टे नामक सिद्धांत है, जो उन्होंने जो भी विटनेस होते हैं उनको धारा 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, धारा 6 यही CRPC की धारा 6 में। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ LB संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या है? अन्यत्र उपस्थिति, मतलब कि उपस्थित थे कि नहीं थे, जो भी विटनेसेस वहाँ पे थे, कैसे देखे कैसे नहीं देखे, सब धारा 11 में लिखा गया है। फिर धारा 17, 11 के बाद 17, 11 के बाद 17 के बाद अब ये 24, हमने 2 के बाद 24 पढ़ा था, 24 के बीच में ये सभी आ रहा है, 6 है, 11 है, 17 है। ठीक है, इसमें स्वीकृति है। स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, वो विटनेस के बताने के बाद एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर 24 था, 24 के बाद धारा 25 हमने छोड़ा था, उसके अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती करके उसको स्वीकृति कराना कि भाई तुमने अपराध किया है, ये सब नहीं रखा जाएगा, ये धारा 25 में डिफाइन है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, 25 के बाद 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वीकृति सुसंगत है, भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, वो बातें बिल्कुल साफ साफ रखी जाती है और उन पर अमल किया जाता है। ठीक है, ये डिफाइन है धारा 26 में। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32A के अधीन मृत्युकालिक कथन दीवानी और दंडिक न्यायालयों को मामलों में ग्राह्य है। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अंतर्गत, 26 के बाद 32 के अंतर्गत अधीन अमलोकालिक कथन दीवानी दंडिक, जो भी मतलब दीवानी न्यायालय होता है या फिर जैसे केस कोई लड़ रहा होता है वो दीवानी में होता है, और दंडिक मतलब उसे दंड मिल गया है, इन दोनों मामलों में ग्राह्य है, मतलब कि उसमें उसको रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको